हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अब तक के जो भी 4 पेपर हुए यानी 2023, 2022, 2021 और 2019 के हरियाणा पीसीएस के जो पीवाईक्यूज आए हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद रेगूर सोइल। ठीक है, यहाँ पे रेगूर सोइल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लास्ट में ईयर भी मेंशन है कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ रिच इन आयरन, पोटास एंड फॉस्फोरस कंटेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ टिपिकली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लो। फोर्थ इज इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आंसर करने का। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे वो गलत है। इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीच। यहाँ पे जो ये सॉइल है इसके टेक्सचर की बात की गई है, तो यहाँ पे बताया कि क्रिस्टलाइन नेचर की है, जबकि ऐसा नहीं है, ये क्ले नेचर की सॉइल होती है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकेंड है, इट इज़ रिच इन आयरन, पोटास एंड फॉस्फोरस। देखिए, जो रेगूर सॉइल होती है ना, ये फॉस्फोरस में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होती है, तो ये वाली सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ टिपिकली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये आपके डेक्कन वाला जो रीजन है, जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये जो सॉइल है वो ज़्यादातर पाई जाती है। जो रेगूर सॉइल है इसको आप ब्लैक सॉइल भी आप कह सकते हैं। ब्लैक सॉइल के अलावा कॉटन सॉइल यहाँ पे इसको बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन रीजन में, इस वाली सॉइल में ना, जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ग्रो करती है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी। देखिए, यहाँ पे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जो रेगूर सॉइल है उसे ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। टेक्सचर की हमने कलर की बात की तो ब्लैक कलर में ये हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये क्ले नेचर की होती है, जिसका टेक्सचर होता है वो क्रिस्टलाइन नहीं होता है। अगर हम मॉइस्चर रिटेंशन की बात करें तो वेरी हाई रिटेंशन कैपेसिटी होती है इस सॉइल की। बट क्या होता है कि जब एक बार यहाँ पे वाटर आ गया, उसके बाद इवेपोरेशन हो गया, यानी यहाँ से अगर वाटर ड्राई हो जाता है तो एक सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी खुद ही सेल्फ फ्लो हो जाती है और हमें यहाँ पे से कुछ क्रैक टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फर्टिलिटी सॉइल की बात करें तो अच्छी सॉइल होती है, इसमें आयरन होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर हम बोलें तो एक एक्सीलेंट सॉइल यहाँ पे ओवरऑल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कौन कौन से रीजन है जहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है? महाराष्ट्र का रीजन जो है, गुजरात है, एमपी है, कर्नाटका और कुछ पार्ट जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वहाँ पे भी हमें ऐसी सॉइल देखने को मिल जाती हैं। रिच हैं ये आयरन में, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में, लाइन में और पोटेशियम में। डेफिशिएंट है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें आपको नोट करके अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो फीचर्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद रेड और येलो सॉइल। देखिए, अगर आप देख रहे होंगे एक ही क्वेश्चन में सॉइल्स पे 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी सॉइल का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है हरियाणा पीसीएस के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इट डेवलप क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। ठीक है, इट डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट डेवलप येलो कलर इन हाइड्रेटेड फॉर्म्स। इट डेवलप रेड एंड येलो कलर ड्यू टू आयरन सल्फर इन ड्राई कंडीशंस। तो इस वीडियो को आप पॉज करके यहाँ पे आंसर देने का ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट डेवलप इन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन हैवी। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि हैवी रेनफॉल एरिया में यहाँ पे डेवलप नहीं होती है। लो
लो रेनफॉल एरिया जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये सॉइल डेवलप होती है। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो वो क्रिस्टलाइन नहीं बल्कि सैंडी से लेके क्ले तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इट डेवलप आ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे उसकी वजह से इस सॉइल को रेड कलर यहाँ पे मिलता है। इट डेवलप येलो कलर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, अगर इसमें पानी को ऐड कर दिया जाए, हाइड्रेशन इसको मिल जाए तो वहाँ पे येलो टेक्सचर में ये कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट डेवलप रेड एंड येलो कलर ड्यू टू आयरन और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए आयरन और सल्फर की वजह से तो उसको रेड या फिर रेड कलर मिल रहा है। ये डेवलप रेड एंड कलर ड्यू टू आयरन एंड सल्फर। बट देखिए यहाँ पे लिखा है कि ड्राई कंडीशन नहीं, जबकि जो हाइड्रेटेड सॉइल होती है ना वहाँ पे इस तरह की कंडीशन, मतलब इस कलर हमें देखने को मिलता है येलो रेड, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपके रेड और येलो सॉइल की। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, जैसे रिच है आयरन में और समटाइम पोटाश, डेफिशिएंट है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक कंटेंट में यहाँ पे, और लाइम में। पीएच लेवल की बात करें तो जनरली ये एसिडिक नेचर की होती है। अगर आपको पीएच स्केल के बारे में पता है, देखिए 0 से लेके 14 तक हमारा एक पीएच स्केल होता है और 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल। अगर कोई भी कंपाउंड 0 to 7 के बीच में लाई कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं एसिडिक कंपाउंड है वो, और अगर 7 to 14 के बीच में लाई कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं बेसिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मेजर लोकेशंस की बात करें कि किन किन रीजन में ये सॉइल हमें देखने को मिलती है, तो तमिलनाडु का एरिया है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे रीजन में यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे अच्छा ग्रो करती हैं, ये देखिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। मिलेट्स है, पल्सेस हो गए, ग्राउंडनट है, टोबैको है, कॉटन है और व्हीट है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल मैप आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो जितनी भी सॉइल्स ये आपको थोड़े लाइट ब्राउन कलर में देखने को मिल रही है वो एल्यूवियल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल जनरली आपके जो रिवर्स आती हैं जो डिपॉजिट करती हैं उनकी वजह से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जो जितना एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया भी, ये सारा एल्यूवियल सॉइल का है। ब्लैक सॉइल अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए गुजरात के रीजन में, फिर ये आपका एमपी का, महाराष्ट्र का जो रीजन है यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। रेड सॉइल देखिए जहाँ जहाँ रीजन ये बने हुए हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र भी है ना, केरला है, कर्नाटका के रीजन है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके रीजन में भी हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये सॉइल हमें काफ़ी, जो आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पे सॉइल देखने को मिल रही है। इसके अलावा लेटराइट सॉइल है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, तो इनको आप पढ़ेंगे तो ये, क्योंकि अब देख रहे हैं आपने सॉइल से 2 ही क्वेश्चन एक ही पेपर में आ गए, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे कुछ और जो एल्यूवियल सॉइल हैं जो हमने लास्ट में मैप देखा था उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है, तो ये आप ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज़ रिन्यूड थ्रस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। अगर आपको पता हो रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मिलेट्स क्रॉप के बारे में काफ़ी कहीं ना कहीं कुछ बोलते हुए दिखाई दे जाते हैं। उनका मेन फोकस है कि हमें मिलेट्स को बढ़ावा देना। अब ऐसा क्यों करना चाहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड। अब बट हम ये जो क्वेश्चन है इसमें स्पेसिफिकली रागी जो मिलेट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए रागी इज़ रेन फेड क्रॉप एंड मोस्टली सोन इन ब्लैक सॉइल। रागी grows well in red, black, sandy, loamy or shallow black soil. It is crop of dry region rich in iron, calcium and rock. Karnataka, Tamil Nadu, Jharkhand, Rajasthan, अरुणाचल प्रदेश आर मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें इन चारों स्टेटमेंट्स बताना है कौन सी करेक्ट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है क्योंकि रागी रेन फेड क्रॉप नहीं है, बल्कि ये ड्रॉट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाती है और ना ही इसे ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल की ज़रूरत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। सेकंड, रागी ग्रोज वेल इन रेड, ब्लैक, सोमी, यानी आप देख रहे हैं वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ये ग्रो कर सकती है। थर्ड स्टेटमेंट है,
इट इज़ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। और आयरन में, कैल्शियम में और रोग में काफ़ी रिच होती है ये सॉइल। अगर इसके एरिया की बात करें कि किन किन रीजन्स में ये उगाई जा सकती है, देखिए यहाँ पे जो आपके मेजर रीजन है कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटका में उगाई जाती है, तमिलनाडु है। लेकिन देखिए झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश इसके मेजर रागी प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे ये 4 जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत हो जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। तो देखिए यहाँ पे इसका पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। रागी को फिंगर मिलेट्स भी कहते हैं। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की किन किन एरियाज़ में इसको उगाया जा सकता है और कौन से मेजर प्रोड्यूसर हैं। तो कर्नाटका देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है और महाराष्ट्र है। इसके अलावा कैल्शियम में और मिनरल्स में काफ़ी रिच मानी जाती है, ग्लूटेन फ्री होती है, फाइबर हाई होता है और इसका लो ग्लाइमेटिक इंडेक्स होता है। यहाँ पे देखिए मेजर जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं परसेंटेज वाइज। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कर्नाटका में है। किन किन सॉइल्स में ये अच्छे से ग्रो कर सकती है वो यहाँ पे आपके दिए हैं। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा कि फिंगर रागी मिलेट्स के अलावा भी बहुत सारे मिलेट्स होते हैं, जैसे पर्ल मिलेट्स हो गया, सोगम हो गया, है ना, फिंगर मिलेट है, फिर फॉक्सटेल हैं, कुछ मेजर हैं कुछ माइनर हैं। लिटिल हो गया, कूडो मिलेट है, बेर्नार्ड मिलेट है, प्रोसो मिलेट है और ब्राउन टॉप मिलेट्स है। तो इन सभी को भी आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया है। लिस्ट आपको बतानी है कि कौन सी स्पीशीज़ का क्या स्टेटस है। देखिए जो IUCN है एक वो रेड डेटा लिस्ट बनाता है जिसमें वो ये नोटिफाई करता है कि कौन सी स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा डेंजर की तरफ बढ़ रही है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए इंडेंजर्ड स्पीशी की बात करें तो जो लायन टेल मैकाक है इसका जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है यहाँ पर, यानी एक को अगर हम मैप करेंगे तो वो 3 के साथ मैप होगा यहाँ पे। तो अगर हम देखें हमें 2 ऑप्शन अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं वनरेबल कौन सी स्पीशी है। वनरेबल की हम बात करें तो जो ब्लू शीप का आपका IUCN स्टेटस है वो यहाँ पे हमें वनरेबल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बी का हम पेयरिंग करेंगे वो है 2। तो यानी ये वाला ऑप्शन रेयर, अगर हम रेयर स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें आएंगे आपके डेजर्ट शीप, यानी सी का हो जाएगा 1। सी यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो डी वाला ऑप्शन है यानी एक्सटिंक्ट कौन सी है, जो नहीं पिंक हेडेड डक है। पिंक हेडेड डक यहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पीशी में आती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे सी जो है वो 1 रहेगा और डी है जो वो 4 रहेगा, यानी पिंक हेडेड डक एक्सटिंक्ट स्पीशी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो ये ऑप्शन दिया है इसे आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैच करना है कि कौन कौन सी जो मिनरल्स की माइन है वो कौन कौन सी एरिया में यहाँ पे मिल रही हैं। आयरन और की जो माइंस है अगर उनकी बात करें तो वो हमें मिलती हैं गौर और नोमुडी के रीजन में। तो यानी ए को हम 3 के साथ मैच करेंगे। फिर है आपकी कॉपर माइंस। कॉपर माइन देखने को मिलती है बालाघाट के रीजन में, यानी बी का हो जाएगा 1। तो यानी ए का 3 है, बी का 1 है, तो ए का 3 है और यहाँ पे बी का 2 है, तो ये नहीं रहेगा। यहाँ पे ए को आप टिक कर सकते हैं। पर अभी जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो बॉक्साइट माइन है आपकी वो कहाँ मिल रही है। वो मिल रही है आपके अमरकंटक के प्लेट्यू में, और जो बचा हुआ है माइका वो मिल रहा है नेल्लोर में, ठीक है। तो ये सभी रीजन यहाँ पे ये आपकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अमरकंटक प्लेट्यू छत्तीसगढ़ रीजन में आपको मिल रहा है ना, कि कौन कौन सा मेजर रीजन है ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको मैप्स भी दिए गए हैं ताकि आप एक बार देख पाएँ कि आयरन और क्या की और कौन कौन सी ऐसी माइन है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमसे गो और नोआमुडी पूछा गया। इसके अलावा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मयूरभंज जो माइंस है वहाँ पे भी आयरन और मिलते हैं।
बेलाडीला है, चंद्रपुर है, रत्नागिरी और गोवा के कुछ एरियाज़ में कुद्रेमुख है, चिकमंगलूर है। यहाँ पर मेजर जो आयरन माइंस है वो लोकेटेड हैं। कॉपर माइंस देख लीजिए, जो हमें वो पूछा गया था, जैसे यहाँ पे बालाघाट में है, एमपी में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो खेतरी माइंस हैं राजस्थान में, वहाँ पे भी कॉपर पाया जाता है। आप ये बताइए कि आखिर कौन सा कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ था, है ना, उस और मेजर जो कल्चर था, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आखिर राजस्थान में वो कौन सा कल्चर डेवलप हुआ था। और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी जो यहाँ से कॉपर को इम्पोर्ट किया करती थी, है ना। तो वो ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये और पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बॉक्साइट माइंस को आप याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जबलपुर याद रख सकते हैं, आप लोहार दागा याद रख सकते हैं। इसके अलावा नियामगिरी हिल्स हैं, रत्नागिरी हैं, थाने हैं, जामनगर में भी मिल रहे हैं आपके बॉक्साइट। माइका माइंस की बात करें तो नेल्लोर आपसे जो ऑलरेडी पूछा हुआ है, नेल्लोर कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और राजस्थान के एरियाज़ में हमें माइका देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट आर नॉन फेरस। देखिए ये थोड़ा जियोग्राफिकल भी है, अगर आपको थोड़ी केमिस्ट्री वगैरह आपने पढ़ी हुई है तो वहाँ पे अगर आपने मेटल, नॉन मेटल ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा है मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, माइका आर फेरस मिनरल्स। पोटाश, मार्बल, ग्रेनाइट आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम आर प्रेशियस मेटल्स। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट, देखिए नॉन फेरस वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट एब्सेंट है ना, कोई आयरन कंटेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, देखिए कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, इन सभी में कोई भी आयरन कंटेंट नहीं होता, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स यहाँ पे बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, माइका आर फेरस मिनरल्स। फेरस क्या है, जिनमें यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब पर देखिए फेरस, अगर आप मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट की बात करें तो ये सारे फेरस मिनरल्स हैं, बट माइका है ये नॉन फेरस होता है, इसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, तो माइका आपका फेरस मिनरल नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट जो कहती है पोटाश, मार्बल, ग्रेनाइट आर नॉन मेटालिक। अब देखिए नॉन मेटल, नॉन मेटल की अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि मेटल्स वो होते हैं जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, है ना, विच आर सोनोरस, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर इन सब की हम बात करें तो पोटाश, मार्बल, ग्रेनाइट आर नॉन मेटालिक मिनरल। तो यहाँ पे इनको इन तीनों जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनमें हमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती, तो इन्हें हम नॉन मेटालिक मिनरल यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनियम आर प्रेशियस। देखिए निकल, कोबाल्ट अगर आपको बताओ तो ये इतने प्रेशियस मेटल नहीं है, बल्कि जो प्लेटिनम है सिर्फ वो यहाँ पे प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये पोर्ट्स के बारे में अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ गई हैं। कांडला पोर्ट ऑल्सो नोन एज सरदार पटेल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो पोर्ट, टाइडल पोर्ट्स कौन से होते हैं, टाइडल पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया की कोस्ट लाइन है और यहाँ से ओशन से टाइड आ रही हैं, तो ये जब बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं तो यहाँ पे हार्बर बनाया जाता है शिप्स के लिए, ठीक है। तो अगर ये टाइड्स हेल्प करती हैं शिप को इस हार्बर में अंदर पहुँचाने के लिए, उसे डॉक करने के लिए, तो उस तरह के पोर्ट्स को हम टाइडल पोर्ट यहाँ पे कह सकते हैं। पर अगर हम कांडला पोर्ट की बात करें कि यहाँ पे टाइडल पोर्ट है या नहीं, तो बिल्कुल टाइडल पोर्ट है, बट कांडला पोर्ट को सरदार पटेल पोर्ट नहीं कहा जाता है, इसे हम कहते हैं दीनदयाल पोर्ट। अब इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया, पहले ये सरदार पटेल था बट अब हम इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है फर्स्ट आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है मारमा गोवा पोर्ट इज़ फॉर द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्ट, यानी इस पोर्ट से जो मेनली है हम
आयरन ओर का एक्सपोर्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। जो चेन्नई का पोर्ट है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है और बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जो पारादीप का पोर्ट है स्पेशलाइज्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ माइका इन द कंट्री। ठीक है, ये जो यहाँ पे है तो देखिए ये माइका नहीं है बल्कि यहाँ पे भी आयरन है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट को ये आयरन करता है और कोल, आयरन कोल और जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये तीन चीज़ें आप मान सकते हैं कि ये इन तीन चीज़ों का एक्सपोर्ट यहाँ से मेनली किया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट है जो है वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैप दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट देखिए, कोलकाता में हल्दिया पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, कामराज पोर्ट है। अब ये कुछ नाम भी एक्स्ट्रा याद, कई बार ना एक ही पोर्ट को दो नाम से बोल दिया जाता है, तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा चेन्नई का पोर्ट है, तूतीकोरिन है, कोची है, ये सारी चीज़ें। मुंबई का पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये सारे पोर्ट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट है कि सप्तऋषि फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन बिग बियर। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सप्तऋषि फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ उर्सा मेजर। देखिए अगर आपको नहीं पता है तो बिग बियर को ही उर्सा मेजर भी कहा जाता है, यानी एक ही कॉन्स्टलेशन के दो नाम हैं, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट्स लाई बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड अर्थ। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। मार्स तो ठीक है बट वो मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहाँ पे अर्थ के बीच में नहीं लाई करती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज सिरस। देखिए जो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है उसको, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ, जो सीरस है ना इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। ड्वार्फ आप समझते हैं ना कि छोटा प्लैनेट है, यानी प्लैनेट की तरह तो है बट छोटा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सीरस को ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं, और इसे फिर कंसीडर भी कर सकते हैं लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब देखिए एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं। एस्टेरॉयड्स वही सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, ठीक है, जिनकी कोई एज सच कोई शेप नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स तो आपको देखेंगे आप स्फेरिकल या एक डेफिनेट शेप होती है, बट स्पेस में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, एक स्पेसिफिक बेल्ट में लगा रहा है, जिसे हमने बोला एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, और इनकी शेप बहुत इरेगुलर है और इनका साइज़ भी प्लैनेट से छोटा है, तो उन्हें हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है, तो वो तो उसका करेक्ट आंसर है कि मार्स और जुपिटर के बीच में। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट पूछ ली जाए कि जो एस्टेरॉयड्स हैं सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है। एस्टेरॉयड आपको बीच में और कहीं, मतलब अर्थ के आसपास या बाकी किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में भी देखने को मिल जाएंगे, बट मेजरली ये इस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो इसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कह देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है आपका। चलिए, तो शीकी लेक आपकी कहाँ पर है, तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है हिमाचल के। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे, ए का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 3 के साथ होगा। देखिए यहाँ पे यानी ए, बी और सी दो ऑप्शन आपके बन सकते हैं करेक्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे यहाँ पर। फिर है लिपू लेक आपका कहाँ पे, लिपू लेक की बात करिए, लिपू लेक आपकी उत्तराखंड में है, तो बी का जो आप बी को जो आप मिलाएंगे वो उत्तराखंड से मिलाएंगे, है ना, उत्तराखंड में आपकी लिपू लेक है, तो बी का 2 हो गया, तो इस हिसाब से ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जिलिपला कहाँ पर है, जिलिपला पड़ता है सिक्किम में, जिलिपला पास है ये जो सिक्किम में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है बुर्जिला, ये भी बुर्जिल लिखा है, बुर्जिला है, ला का मतलब ही यहाँ पे पास है, ला को ही पास बोला जाता है, तो यानी बुर्जिला पास कहाँ पर है, तो वो कश्मीर रीजन में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पासेस भी, क्योंकि पासेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस मैप को भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए शिपकिला पास आपका कहाँ पे है, ठीक है, फिर रोहतांग ला है। एक जो मेजर पास जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बनिहाल है,
जोजिला और बुर्जिला पास आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बोमडिला पास, ठीक है, इसके बाद नकुला पास है, यहाँ पर माना पास है, नीति पास है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पास जो यहाँ पे आप बट मेजर जो PYQ में पूछे गए हैं उन्हें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कॉपर और निकल किन किन कौन कौन सी कंट्रीज़ या फिर कौन कौन से एरिया में पाए जा रहे हैं। तो कॉपर और निकल का आप देखेंगे ओंटारियो कनाडा में है। यहाँ पर कॉपर और निकल काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। तो ए का होगा 2, तो यहाँ पे ए और बी में बनता हुआ सही आंसर हमें दिख रहा है। बी है आपका क्रोमाइट और प्लैटिनम। क्रोमाइट और प्लैटिनम मेनली साउथ अफ्रीका में मिलता है, तो यानी बी का हो जाएगा 1, बी का 1 है इधर भी। फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट अल्जीरिया में पाया जाता है, तो सी का हो गया यहाँ पे 4, तो यानी ये तो गलत है, ये यही करेक्ट आंसर है। और जो बचा है हमारा लाइमस्टोन, वो पाया जाता है कॉकस में। देखिए कॉकस रीजन, ये कॉकस एक माउंटेन रेंज है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वहीं पे ये लाइमस्टोन हमको मिल रहा है। ये एक्सप्लेनेशन है जिसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आप बोल सकते हैं इन ज्योग्राफी कम इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। कई बार आप इन्वायरमेंट में से चाहे कंसीडर कर लीजिए चाहे ज्योग्राफी में। चलिए, तो ये मेजर ग्रासलैंड्स आपके दिए गए हैं यहाँ पे, जो जितनी भी नाम दिए गए हैं मेजर ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड के, और इन्हें आपको मैच करना है कि आखिर कौन सी कंट्री में ये पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वेल्ड जो ग्रासलैंड है वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ए का होगा 2, ए का 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। फिर है पंपास कहाँ पे मिलते हैं? पंपास मिलते हैं साउथ अमेरिका में, तो यानी बी का 4 हो जाएगा, इधर भी बी का 4 है। फिर है प्रेरीज मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ये ग्रासलैंड ही हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिल रहे हैं, तो सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी का 1 है, तो इस हिसाब से गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा ए यहाँ पर। और जो कंपोज जो हमारा एक लास्ट बचा है वो मिलते हैं ब्राज़ील में, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, इमेज में आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे पंपास मिल रहे हैं, सवाना मिल रहे हैं, स्टेपीज़ हैं, टुंड्राज हैं, वेल्ड हैं, प्रेरीज मिल रहे हैं इधर, तो इन सबको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जेट स्ट्रीम आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कोर ऑफ अपर लेवल वेस्टर्लीज विंड विच फॉलो अ meandering path। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द टर्म जेट स्ट्रीम वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू हाई वेलोसिटी अपर लेवल विंड। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो जेट स्ट्रीम है ना वो स्ट्रॉन्ग कोर होती हैं जो अपर लेवल में ही चलती हैं। जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्ली विंड्स होता है ना उन्हीं को ही हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जब हम विंड सर्कुलेशन पढ़ते हैं ना तब वहाँ पर हम ये विंड्स को पढ़ते हैं। अब देखिए ना वेस्टर्लीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैस्ट की तरफ से फ्लो करती हैं, इस तरह से ये फ्लो करते हुए हमें दिखाई देती हैं। और विंटर्स में ये जो इंडियन कंट्री का जो क्लाइमेट है उसे काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं, है ना। इन्हीं की वजह से जो शीत लहर जो चलती है वो इन्हीं की वजह से यहाँ पे चलती है। इन्हीं को जो वेस्टर्लीज जब आ जाती हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ जाती है, इन्हीं को हम बोलते हैं शीत लहर चल रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है जो जेट स्ट्रीम है वॉज फर्स्ट अप्लाई टू हाई वेलोसिटी अपर लेयर विंड्स, यस ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, तो ये भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। बट देखिए एक ये बनता है कि क्या ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, हाँ ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे माउंटेन ब्रीज यानी ये जो लोकल विंड्स है वो दी गई हैं और किस रीजन में यहाँ पे ये फ्लो करती हैं ये यहाँ पर बताना है। देखिए जो माउंटेन ब्रीज है वो उसे बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, कैटाबैटिक माउंटेन ब्रीज, इनको हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड्स। अब देखिए आप ऐसा समझ लीजिए मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, अगर कोई विंड इस तरह से चल रही है, माउंटेन से ऊपर की तरफ उठ रही है,
तो इसे हम बोलेंगे एनाबैटिक विंड। ठीक है, अगर वो नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तो उसे हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। यही ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों विंड्स में, तो आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है चिनूक। चिनूक विंड कहाँ चल रही है? चिनूक को स्नो ईटर भी बोलते हैं। रीजन भी पूछा है कई बार, यहाँ पे नाम पूछा गया कि किस नाम से उसे बुला रहे हैं। तो चिनूक को विंड स्नो ईटर भी बोला जाता है। स्नो ईटर इसे इसलिए बोला जा रहा है कि ये जब चलती है तो थोड़ी वार्म और ड्राई विंड है, तो जिस एरिया में बर्फ़ जमी हुई है ना, तो उस पूरी बर्फ़ को यहाँ पे पिघलाते हुए चलती है, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्नो ईटर। नेक्स्ट है सिमूम। सिमूम विंड कहाँ चलती है? सहारा डेजर्ट में। ठीक है, तो अगर आप एक बार मैच कर लेंगे तो ए को हमने मैच किया है सेकंड से, बी को किया है स्नो ईटर से, और सी को हमने किया है सहारा से, और डी जो है यानी सिकोरो विंड फिर कहाँ पे जो बचती है? आपके जो अफ्रीकन डेजर्ट हैं, एशियाटिक और अफ्रीकन डेजर्ट है, वहाँ पे ये वाली विंड चलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ फॉल्स के नाम आपको दिए गए हैं और बताना है कि कौन कौन सी कंट्री में प्रेजेंट हैं। तो एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? वेनेजुला में। अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ थी, उनको वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इवैक्यूएट करके और अमेरिका में बंदी बना के रखा हुआ है। तो ये एक दोबारा से इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये रीजन काफ़ी न्यूज़ में भी है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे योशामाती फॉल। ये कहाँ पे है? ये कैलिफोर्निया में है। तो यानी ए का अगर 1 है और बी का 2 है। नेक्स्ट नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? नायग्रा फॉल्स हैं यूएसए में, यानी सी का है 4। फिर विक्टोरिया फॉल्स की बात करें तो विक्टोरिया फॉल जो बचा है आपका एक ही ऑप्शन है, साउथ अफ्रीका। विक्टोरिया जो फॉल है वो साउथ अफ्रीका में है और ये जाम्बेजी रिवर पे है। जो विक्टोरिया फॉल है वो जाम्बेजी रिवर पे है। तो ये भी एक फैक्ट है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे डेल्टा के टाइप दिए गए हैं और कौन सी रिवर पे ऐसा डेल्टा बनता हुआ हमें दिखाई देता है ये बताना है। देखिए, सबसे पहले है बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? वो बनाती है मिसिसिपी रिवर। ये बर्ड फुट डेल्टा किसी बर्ड के पैर की तरह, यानी इस तरह से कुछ बनता हुआ, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की इस तरह से बनता हुआ दिखाई, तो एक बर्ड के फुट की तरह लगता है। फिर है एस्चुरियन डेल्टा, यानी एस्चुरी की तरह कोई रिवर डेल्टा बनाती है, तो वो है मैकेंजी रिवर। तो यानी ए का 2 है और बी का 1। नेक्स्ट ट्रिपल डेल्टा। ट्रिपल डेल्टा क्या होता है? ट्रिपल डेल्टा कौन सी रिवर यहाँ पे बना रही है? यानी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती हुई दिखाई देती है। मैं एक मेन रिवर आ रही है और फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हुई दिखाई देती हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रिपल डेल्टा यहाँ पर। तो वो महानदी डेल्टा एक ऐसा, महानदी रिवर एक ऐसा डेल्टा बनाती है जिसे महानदी डेल्टा बोलते हैं, जिस रिवर से बनाया जाता है। उसके अलावा है आर्क्यूट डेल्टा। देखिए, डेल्टा का जो मेन नाम है वो इसी वर्ड से आया है। इस तरह से ट्रायंगल शेप में दिखता है डेल्टा। ये एक सिंबल होता है जिसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यूज़ भी किया जाता है। तो ऐसी कौन सी रिवर है? तो नाइल रिवर है। नाइल रिवर का डेल्टा आपको कुछ इसी तरह से, कि यहाँ से रिवर आ रही है और इसी शेप में वो वहाँ पे डिपॉजिट कर रही है सॉइल जो भी उसके पास है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी गई हैं। देखिए ये है, ये आप मान सकते हैं नाइल रिवर का डेल्टा कुछ ऐसे दिखता है, यानी प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप, डेल्टा शेप। ठीक है, नाइल रिवर का डेल्टा है। बर्ड फुट डेल्टा आप देख लीजिए इधर, सॉरी एक मिनट, ये देखिए बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी रिवर बना रही है। किस तरह से एक बर्ड के फुट की तरह की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बनता चला जा रहा है, इस तरह से ये डेल्टा बनता है। एक्यूरेट डेल्टा, गंगा के डेल्टा को भी बोल सकते हैं। लगून, बीच बीच में लगून्स फॉर्म हो जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल। देखिए, अब देखिए 2022 का ये क्वेश्चन है। सॉइल पे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी सॉइल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
तो आप इसे याद रखिए। A fertile soil support plant growth by providing plant with nutrients, acting as a water holding body and serving as a substrate to which plant anchor their roots. तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई फर्टाइल सॉइल है तो वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है और वाटर होल्डिंग बॉडी की तरह एक्ट करती है और उसकी जो रूट्स हैं उनको एंकर करके रखती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वेजिटेशन, ट्री कवर एंड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने प्लांट्स लगाते चले जाएंगे उतना डेजर्टिफिकेशन रिड्यूस होता है, सॉइल को स्टेबलाइज करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो है कि ग्रास फाउंड ऑन पास्चर लैंड कैन नॉट प्रोटेक्ट द सॉइल। क्या ग्रास जो है वो सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ग्रासेस होती हैं वो भी काफ़ी हेल्प करती हैं सॉइल इरोजन में। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या है कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए कई बार स्टूडेंट ना इन्हीं चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं कि आखिर आपसे पूछी कौन सी स्टेटमेंट गई है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है या फिर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इनको ज़रूर से ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। एल्बर्टरोस प्लेट्यू है, टेलीग्राफ प्लेट्यू है, ये कौन कौन से प्लेट्यूज कहाँ पे सिचुएटेड हैं या फिर ये आपको ट्रेंच भी दिया गया है। चलिए देखिए, जो एल्बर्टरोस प्लेट्यू है वो है साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा आपका थर्ड। तो अगर आप वैसे देखेंगे एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, बट एक बार हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फिर है टेलीग्राफ प्लेट्यू। टेलीग्राफ प्लेट्यू है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है, बी का 1। फिर है एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू। एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू इंडियन ओशन में लाई करता है। नेक्स्ट, कुरील कमचटका ट्रेंच, ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके पूछी गई, यानी मैपिंग को आप मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी रीजन रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे हैं उन्हें तो आप एक बार ज़रूर से देख के जाइए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below is a list of prominent geographers and the countries to which they belong. Identify the pairs which is wrongly matched. देखिए यहाँ पे अगेन आपको वही बतानी है जो wrongly matched है, जो करेक्टली मैच है वो नहीं बतानी है। देखिए जीन ब्रूनेस वॉज वेल नोन फ्रेंच जोग्राफर, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद अल इदरीस, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। देखिए मोहम्मद अल बिंगरोंग हैं जो मोरक्को से बिलोंग करते हैं, मोरक्को से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये वाली जो सेकंड है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपसे गलत ही पूछा गया है तो सेकंड होगा। अगर आप देखेंगे तो सेकंड है ऑप्शन में, अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में सेकंड है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर बाकी देख लेते हैं। जो डेविड हार्वी हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, तो यानी नहीं, वो ब्रिटिशर्स हैं, स्पेन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है, तो थर्ड यहाँ पे गलत है। ग्रीनहार्ड शॉर्ट कहाँ से? जर्मन ज्योग्राफर हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी as defined by famous geographers. Identify the pairs which is are rightly matched. हमें बताना है कि कौन से rightly matched हैं। First, human geography is a synthetic study of relationship between human society and earth surface. ये फ्रेडरिच रटेल्स का कहना है, ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए फ्रेडरिच रटेल जियोग्राफर नहीं थे, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। एलन सैम्पले ने ये कहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें आप कुछ समझने वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। नेक्स्ट,
ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। ये एल्सवर्थ हंटिंगटन ने यहाँ पे बोला हुआ है। देखिए ये इनकी स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाता है। फोर्थ है ह्यूमन ज्योग्राफी मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्वालिटीज़। ये पोल विल्डार्ड दे ला ब्लाचे ने बोला है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे रॉन्ग है, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट 5 जोन्स आपको दिए गए हैं पेलेजिक रीजन के ऑफ ओशन, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका एपिपेलेजिक, इसको फर्स्ट जो जोन है उसे एपिपेलेजिक कहा जाता है। सेकंड पे आता है मेसोपेलेजिक, तो यानी 2-1 हम देख रहे हैं यहाँ पे 2-1 करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बट बाकी देख लेते हैं किस सीक्वेंस में यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा फिर है बैथीपेलेजिक जोन, फिर है एबेसोपेलेजिक जोन है, और फिर लास्ट में है हेडोपेलेजिक जोन। तो देखिए ये भी काफ़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ज्योग्राफी की। तो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, आइडेंटिफाई पेयर विच इज़ रॉन्गली मैच्ड। अब आपको बताना है कि कौन सा पेयर है वो जो रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। सब माउंटेन सॉइल, these are formed by the deposition of eroded material and are found in तराई रीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू असम। देखिए जो सब माउंटेन फाइल है, जो सॉइल है, बट यहाँ पे आपको बताना है, ये एक वर्ड आप याद रखिए, देखिए रॉन्गली मैच्ड है वो आपको बतानी है। तो माउंटेन के नीचे आप आएंगे सब माउंटेन रीजन में, तो उसे हम तराई रीजन कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर और असम से लेकर हमको दिखाई देती हैं, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्टली मैच है। सेकंड इज करेवा सॉइल, दीज आर द लेक्यूटेराइन डिपॉजिट फाउंड इन कश्मीर वैली एंड भद्रवाह वैली। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है पीटी एंड मार्सी सॉइल, दीज आर टिपिकल सॉइल्स ऑफ द मानसून क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रेनफॉल एंड डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर। देखिए जो पिटी और मार्सी सॉइल होती है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर में डेफिशिएंट नहीं होती बल्कि रिच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल, दीज सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पुअर होती हैं ह्यूमस में, ये रिच नहीं होती हैं, पुअर होती हैं, और ऑर्गेनिक मैटर में भी ये पुअर ही होती हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो 3 और 4 जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया इज फॉल्स। यहाँ पे भी देखिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। द टर्म खरीफ एंड रवि ओरिजिनेट फ्रॉम अरबिक लैंग्वेज वेयर खरीफ मीन्स ऑटमन एंड रवि मीन्स स्प्रिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। खरीफ क्रॉप नीड कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ एंड नीड लेस वाटर। देखिए खरीफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए कोल्ड नहीं बल्कि वार्म वेदर की ज़रूरत होती है, और रेनफॉल, अगर हम पानी की बात करें तो रेनफॉल भी काफ़ी मात्रा में उसे चाहिए होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। थर्ड इज रबी क्रॉप जनरली रिक्वायर मोर वाटर एंड कोल्ड मानसूनल क्रॉप इनको यहाँ पे बोला जाता है। देखिए रबी क्रॉप ना ज़्यादातर विंटर में यहाँ पे ग्रो हो रही हैं, और मानसूनल क्रॉप इन्हें नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। फिर देखिए थर्ड टाइप की क्रॉप जैद क्रॉप की बात करें, जैद एक बहुत ही छोटा सा सीज़न होता है खरीफ और रबी के बीच में, समर्स में ही ये सीज़न होता है, मंथली मोस्टली सीजनल फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, इस सीज़न में उगाए जाते हैं, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। तो गलत स्टेटमेंट हमें बतानी थी वो होंगी 2 और 3, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पेडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, उनका डिस्क्रिप्शन ये आपको करेक्टली मैच करना है। पोडजोलाइजेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है? इट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमिड
कोल्ड मिड लैटिट्यूड्स क्लाइमेट्स एंड कोनिफोरस वेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो डिस्क्रिप्शन बता रहा है वो 1 के साथ यहाँ पे मैच होगा। नेक्स्ट, लेटराइजेशन किसे कहा जाता है? लेटराइजेशन की प्रोसेस क्या है? लेटराइजेशन इज एसोसिएटेड विद सोइल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो सॉइल्स मिलती हैं उन्हें वो लेटराइजेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे गुजरती हैं और उन सॉइल्स को हम लेटेरोइड सॉइल्स बोलते हैं। फिर है कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस। कैल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस विद वार्म सेमी एरिड एनवायरनमेंट यूजुअली ग्रासलैंड वेजिटेशन वेयर इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। तो इसे हम कैल्सिफिकेशन यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्लेजाइजेशन की प्रोसेस है। इट इज़ एसोसिएटेड विद पुअरली ड्रेन्ड एंड वाटर लॉक्ड एरिया ऑफ कोल्ड क्लाइमेट एंड पीट इज़ फाउंड इन द अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी की ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी ये सारी जो टर्म्स हैं इन सारी स्टेटमेंट से यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेचुरल रिसोर्सेज इज आर फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स वो हमें यहाँ पे बतानी है। देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फोना, फिशरीज और लाइफ स्टॉक। बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो लिविंग बींग्स हैं, यानी जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, उन्हें हम लिविंग बींग बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द रिसोर्सेज विच कैन बी reproduce by physical, chemical और mechanical processes are known as non-renewable। देखिए, जिन्हें रिप्रोड्यूस किया जा सकता है उन्हें बोलते हैं रीन्यूएबल और ये लिखा है नॉन रीन्यूएबल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इन्हें रीन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। थर्ड, द रिसोर्सेज दैट अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्सेज। तो देखिए, रीन्यूएबल नहीं बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल। यहाँ पे इन्होंने ये डेफिनेशन उल्टी कर दी है। जैसे कि हो गए आपके फॉसिल फ्यूल्स, है ना, फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ गए आपके पेट्रोलियम में आ गए हैं, तो ये ईजिली रीन्यूएबल नहीं है, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं रीन्यू होने में, तो ये रीन्यूएबल नहीं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट गलत है वो है 2 और 3, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डैम्स हैं और नीचे रिवर्स हैं, कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है? तो निज़ाम सागर डैम बना हुआ है मंजीरा रिवर पर। मंजीरा रिवर इधर है, निज़ाम सागर मंजीरा रिवर पर बना हुआ है, यानी ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। फिर है सोमासीला डैम, कौन सी रिवर पे? सोमासीला डैम बना हुआ है पेन्नार रिवर पर। फिर है नाथा झरकी डैम, नथपा झरकी डैम बना हुआ है सतलुज रिवर पर। ठीक है, फिर जो लास्ट में बचता है वो है लिंगना मक्की डैम। देखिए, इनके नाम भी थोड़े अजीब से हैं यहाँ पर, बट आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं। ये श्रावस्ती रिवर पर बना हुआ है, तो यहाँ पे सारे डैम ना हो कि आप रटने बैठ जाएं, बट जो मेजर न्यूज़ में रहते हैं उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप ज़रूर से एक बार देख के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है जोग्राफर हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब ये देखिए, इस तरह का ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे जोग्राफर्स का आपको नाम दिया गया था और ये पूछा गया था कि कौन से फिलॉसफी किस जोग्राफर ने दी है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म वॉज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 है। देखिए यहाँ पे अगर एक भी आप आइडेंटिफाई कर लेते तो क्वेश्चंस को करना काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है जियोग्राफर हु ओपाइंड दैट क्लाइमेट प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस मैन, हिज कल्चर एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। वो थे इलोसवर्थ हंटिंगसन, तो यानी ए है, बी का ऑप्शन ए। सी, जियोग्राफर हु रोट द बुक द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। वो हैं
इसाई बोमन ने यहाँ पे बुक लिखी है। ज्योग्राफर हु ओपाइन दैट नेचर इज़ नॉट मैंडेटरी बट परमिसिव, वो हैं जीन ब्रेनेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। देखिए इन्हीं, अगर आप PYQs भी अच्छे से करके चले जाते हैं तो एक ना एक ऑप्शन तो आपका सब मिल जाएगा जिससे आपके ये क्वेश्चंस इस तरह के सोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वेट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट, देखिए अगर सिर्फ अर्थ बोल देता तो हम कंसीडर करेंगे पूरी अर्थ, लेकिन सिर्फ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं, है ना। यहाँ पे ये क्रस्ट होती है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है कोर। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं कि आखिर ये वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, इसमें कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस बताना है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, यानी थर्ड आपका फर्स्ट सीक्वेंस में है। फिर है सिलिकॉन, फिर है सिलिकॉन फर्स्ट, फिर है आयरन, फिर है सोडियम, फिर बचता है लास्ट में सोडियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडफॉर्म दिया गया है और बताना है कि वो कहाँ कहाँ पे ऐसे हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। क्रीक इज़ द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म। क्रीक क्या होते हैं, तो क्रीक कौन से जगहों पे पाए जाते हैं। क्रीक इज़ द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म इन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। तो क्रीक्स कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशिएटेड माउंटेन, यानी जिन माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर्स बन जाते हैं। देखिए आपको पता होगा ग्लेशियर जो हमारा हिमालयन माउंटेन है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं, जिनसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, जो बड़ी बड़ी 3 मेजर रिवर्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, एक वहाँ पे फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म मिलता है जिसे कीट बोलते हैं। नेक्स्ट है लेपीज। लेपीज कहाँ पे पाई जाती हैं। लेपीज आर लैंडफॉर्म व्हेन मोस्ट ऑफ द लाइमस्टोन इज टेकन अवे बाय द पिट्स एंड ट्रेंचेस। यानी देखिए लाइमस्टोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल है, यानी वो वाटर के साथ भी रिएक्ट, यानी वाटर में भी घुल के वहाँ से डिग्रेड हो जाता है। मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, ये लाइमस्टोन का बना हुआ है, ये लाइमस्टोन का बना हुआ है। अगर यहाँ पे बारिश होगी तो धीरे धीरे यहाँ से इरोड करने लग जाएगी, यानी धीरे धीरे यहाँ पे एक ऐसा डिप्रेशन सा हमें बनता हुआ दिखाई देने लगेगा इस लेयर पे, फिर और बड़ा डिप्रेशन बनता चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेपीज बन गई, लेपीज का फॉर्मेशन हो गया है। फिर है नेचुरल लेवी। नेचुरल लेवी बोलती है द लैंडफॉर्म दैट एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स अलोंग विद बैंक ऑफ रिवर। देखिए इस तरह से मान लीजिए आपकी रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, बट जैसे रिवर फ्लो करती है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, तो धीरे धीरे सेडिमेंट्स ऐसे साइड में वो डिपॉजिट करती रहती है। मान यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है तो ये जो यहाँ पे से साइड में डिपॉजिट कुछ हो गए, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया दोनों साइड में, उसे हम नेचुरल लेवी यहाँ पे कहते हैं। इसके अलावा है पेडी प्लेन। पेडी प्लेन क्या होते हैं ये रिलेटिवली फ्लैट रॉक सरफेस होते हैं, फॉर्म बाय जॉइनिंग सेवरल पेडिमेंट्स जनरली फाउंड इन एरिड और सेमी एरिड रीजन। एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगर आप सभी को ए को 2 के साथ, बी को 4, सी को 1 और डी को 3 के साथ मैच करेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो लैंडफॉर्म्स ये एक बार अगर आप देखेंगे, देखिए नेचुरल लेवी कैसे बन रही है। देखिए रिवर फ्लो कर रही है और जो साइड में ये डिपॉजिट करती जा रही है ना रिवर, तो इसी के थ्रू यहाँ पे नेचुरल लेवी बन जाते हैं। कीर्क हमने देखा था कि ये मतलब एक सरफेस है जो लाइमस्टोन का बना है, बारिश हो रही है यहाँ पे, और लाइमस्टोन वाटर में भी सॉल्युबल है, तो यहाँ से सॉल्युबल होकर फिर धीरे धीरे वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है उधर की तरफ, ऐसा डिप्रेशन बन गया ये, इसे ही हम क्रीक कहते हैं। इसके अलावा और भी लैंडफॉर्म्स होते हैं ना। अगर ये क्रीक बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो यू शेप वैली बन जाएगी। ठीक है, यू शेप वैली बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैंगनीज इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरोलॉय। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने मेटलर्जी वगैरह में यानी केमिस्ट्री की भी, अगर केमिस्ट्री से भी आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम के साथ ये मेनली एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए आयरन ओर की बात हो रही है और सॉरी कि जो मैग्नीज़ है वो यूज़ हो रहा है कि स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए, और मैग्नीज़ जो मिल रहा है धारवाड़ सिस्टम में। तो ये पट्टी कोई एक्सप्लेन नहीं कर रही है इसको कि अगर मैग्नीज़ धारवाड़ में मिल रहा है तो इसीलिए हम उसे स्मेल्टिंग के लिए यूज़ करें, नहीं। मैग्नीज़ को हम इसलिए आयरन ओर की स्मेल्टिंग में यूज़ करें क्योंकि वो एक वहाँ पे एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आयरन को, है ना, इसीलिए हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को लेके बिल्कुल करेक्ट है। अनामुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये ईस्टर्न घाट्स की नहीं बल्कि वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। अगर आपको पता हो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेकंड है कि वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कॉन्टिन्यूस देन ईस्टर्न घाट्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इन्होंने स्वैप कर दिया है। जो आपके वेस्टर्न घाट्स है ना वो हाई हैं एलिवेशन में और ज़्यादा कॉन्टिन्यूस हैं। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे ये हैं आपके ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स यानी ईस्टर्न घाट्स की तरफ से काफ़ी सारी रिवर्स भी आपको फ्लो होती दिखेंगे ना, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये रिवर इधर की तरफ फ्लो, और इन रिवर के फ्लो होने से ये क्या कट कर देती हैं ईस्टर्न घाट्स को, तो ये इतने कॉन्टिन्यूस यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर ईस्टर्न घाट्स की तरफ यहाँ पे मोस्टली रिवर फ्लो करती हैं। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। अगर आपको पता हो यहाँ पे एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, काफ़ी बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और 3 स्टेट यानी जो यहाँ पे हैं केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, तीनों के जंक्शन पे यहाँ पे ये बना हुआ है नीलगिरी हिल्स। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए आज की वीडियो में हम यहीं तक कवर करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, अराउंड आई थिंक 30 क्वेश्चन और हैं, तो उन्हें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।